नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में जिसमें हम अपनी एसएससी जीडी मैथ पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यूअस कर रहे हैं। और आज इस सीरीज का हमारा 5वां वीडियो है। और आज हम देखने वाले हैं 29 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर आया था, इस पेपर को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मैथ है महान, मैथ को बनाएं आसान। अगर आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल को सर्च करना है तो मैथ है महान डालेंगे, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। और मैथ से जुड़ी इंफॉर्मेशन, मैथ के बहुत से चैप्टर ऑलरेडी हमने सॉल्व करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ पीवाईक्यू सीरीज भी सॉल्व करवा रखी है। और अभी हम एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज हम चला रहे हैं, साथ ही साथ बहुत जल्द हम रीजनिंग के ऊपर भी काम करने वाले हैं। तो रीजनिंग और मैथ के लिए एसएससी जीडी की हमसे आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है लिखा है 92 + 58 माइनस का 66 ब्रैकेट में 39 + 24 माइनस का 73 प्लस का 41। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा 5वां क्लास है और सभी क्लासों में शुरू के 4 से 5 सवाल बोर्ड मास के आ रहे हैं। ठीक है, जो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? BODMAS, S फॉर सब्सट्रैक्शन, A फॉर एडिशन, M फॉर मल्टीप्लाई, D फॉर डिवीजन, O फॉर ऑफ। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट होते हैं 3, कौन कौन से? बड़ा, मंजिला और छोटा, 3 ब्रैकेट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट में देखेंगे कौन सा छोटा ब्रैकेट है, कहाँ पे है? 39 और 24, इसको जोड़ने के लिए ब्रैकेट बनाया गया है। 30, 40, 50, 60 और 63, इन दोनों का योग कितना आएगा? 63 आ जाएगा। उसके बाद ऑफ, कहीं ऑफ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए, इसका काम खत्म। डी फॉर डिवीजन, कहीं पे डिवीजन है क्या? डिवीजन भी नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। कहीं पे मल्टीप्लाई है क्या? कहीं पे मल्टीप्लाई भी नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो आप पहले जोड़ो या पहले घटा लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। चलिए सबको हम जोड़ते हैं प्लस वाले। 92, 58, 150 हो जाएगा। 150 के बाद 150 में 63 जोड़ेंगे, 213 हो जाएगा। 213 में 41 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 214 और 254 हो जाएगा। अब 254 आपका टोटल आ गया है सम। माइनस करना होगा 66 और 73, 66, 73 एक साथ जोड़ लीजिए माइनस वालों को। 6, 3, 9, 7, 6, 13 का 3 इतना आ जाएगा। अब आप इसको देखेंगे कितना आएगा। 4 में 9 गया, 5 आ जाएगा। 4 में 1, 3 जाएगा, 1 बचेगा, 115। क्या आ गया? कुल मिला के आपका 115 सही जवाब आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अगर बोर्ड मास का नियम पता है तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट था इसलिए चीज़ें और भी आसान हो गई। चलिए सवाल नंबर 2 पे आएंगे। सवाल नंबर 42 है यहाँ पे, जो कि पेपर में ये सवाल नंबर 40 से 60 मैथ पूछी गई थी, इसलिए सवाल नंबर 42 है यहाँ पे। ठीक, 84 - 63 प्लस का 7 ब्रैकेट में 36 × 2 माइनस का 19 प्लस का 45 प्लस का 5। तो माइनस प्लस ये बस एक ब्रैकेट है, उसके अंदर मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 36 दूना कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग। ये 84 है, 84 साथ 91, 91 और 72, 92, 93, 163 हो जाएगा। 163, 45, 50, 45, 5, 50। 163 में 50 जोड़ेंगे, 213 हो जाएगा। अब 213 में ये 63 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 150 बचेगा। अब 150 में 19 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 131 बचेगा। 131 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा स्पीड होगा तभी ये हो पाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 43 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 7/13 से बड़ा है? 7/13 से बड़ा होने का सिंपल सा मतलब है 7/7 को 13 से भाग करिए, जो भी आएगा उसको आप लिख लीजिए। 8 को 15 से भाग करिए, 21 को 4 से करिए, 40 से करिए, 14 को 27 से करिए, इसको इससे करिए, जिसकी वैल्यू बड़ी हो बस वही आंसर है। जैसे हम 7/13 को डिवाइड करेंगे तो 13, 25, 65, 5 0 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा। 13 चौको 52, 13 तियाँ 39 और 39 11, 13 8 104। 5.3 है क्या इसकी वैल्यू आ रही है? 7/13 की वैल्यू 5.38 आ रही है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 8/15 है, इसको हम लिख सकते हैं 15, 25, 75, 75 पॉइंट लगाया, 50 हो गया, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं,
अब हम पहले सिंगल सिंगल वाले देखते हैं, हम इन दोनों पे बाद में जाएंगे। हम इस पे आते हैं, 4/7 पे देखते हैं, 4/7 पे देखते हैं। 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 आ गया। 5 जीरो यानी कि 50, 7 सत्ते 49, ये हो जाएगा ना। 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49, यानी कि ये जो है ऑलरेडी ज़्यादा दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? 5.38 से ज़्यादा जब ये आ गया है तो ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारा सही जवाब है। और अगर इनमें से भी कोई ज़्यादा हो रहा है इट मीन्स फिर सवाल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन एक साथ सही हो जाएंगे। ठीक, तो फिर आपको ऑप्शन नंबर डी सही जवाब यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 44 पे आते हैं। सवाल नंबर 44 हमसे कहता है, सवाल नंबर 44 हमसे कहता है 0.625 डिवाइड बाई 0.00625। सिंपल सा हमको गुणा भाग करना है कि जी पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 5 अंक है, यहाँ पे हम 2 अंक बना देंगे। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद 5 अंक है, पॉइंट के बाद 5 अंक है। अब पॉइंट की वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, अब हमने देखा ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 625, 2 जीरो, नीचे बचा 625। अब हमने 625 को रखा क्योंकि 625 ही रखा, पहले जो जीरो लगे हैं उनकी वैल्यू तभी तक थी जब तक पॉइंट था। पॉइंट तो हमने हटा दिया तो पॉइंट वाला हट गया, जीरो वाला पूरा खेल खत्म हो गया। अब हम 625 को 625 से काट देंगे, क्या बचा? 100 बचा। इसको बहुत कन्फ्यूजन ना करके आप डायरेक्ट एकदम सिंपल सा तरीका अपनाइए कि पॉइंट के बाद 5 अंक किए, पॉइंट के बाद 5 अंक पहले से थे, बस वो हमने लिख करके आगे आपको समझा दिया। क्लियर? सवाल नंबर 45 पे आएंगे। इसको बोलता है 45 की पावर 3 माइनस 30 की पावर 3 माइनस का 3 गुणे 45 गुणे 30 गुणे 15। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा एक साथ ब्रैकेट में आएगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई में तो एक साथ ब्रैकेट में आएगा। यहाँ पे 45 की पावर 3 है, 45 को क्या लिख सकते हैं? 45 को लिख सकते हैं 15 गुणे 3, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 गुणे 3 हो जाएगा। वैसे 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को हम लिख सकते हैं 15 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3। कोई दिक्कत किसी को यहाँ से संभावित है नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से कॉमन कर लेंगे 15 की पावर 3, पूरे में से कॉमन कर लेंगे 15 की पावर 3। भाई हमने देखा 45 की पावर 3 से 15 की पावर 3 अगर निकाल लें तो क्या बचेगा? 3 की पावर 3 बचेगा। 3 की पावर 3 मतलब 3 त्रिका 9 त्रिका 27 बचा। क्लियर? अब हमने देखा 30 की पावर 3 में से 30 की पावर 3 में से 15 की पावर 3 निकालेंगे तो 2 की पावर 3 बचेगा। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। अभी हमने देखा यहाँ से 15 और यहाँ से एक 15 निकालेंगे और एक 15 ये है ही है, यानी कि इस टोटल से हम 15 निकाल लेंगे, एक बार 2 बार और ये 3 बार। तो क्या बचेगा? 1 3 ये बचा, 1 3 ये बचा, 1 2 ये बचा, 3 त्रिका 9 दूना 18 बचा। कितना? माइनस का 18 बचा। अब हम देखेंगे 15 की पावर 3 27 माइनस 18 8 26, यानी कि ये 1 बचा और 15 की पावर 3, 15 की पावर 3 गुणे 1 सेम हो जाएगा। अब 15 की पावर 3 को हम ले सकते हैं 15 15 हम 225 गुणे 15, क्या हो जाएगा? 15 बजी 75, 15 दूना 30 7 37, 15 दूना 30 3 33, 33 75 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट 45 का क्यूब निकालेंगे फिर 30 का क्यूब निकालेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन जब चीज़ें हमें कॉमन करके मिल रही हैं तो हम उस तरीके पे क्यों जाएं? ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 46 पे आएंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस, क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है। हमें पता है कि रोम्बस कुछ ऐसा होगा, ये इसका एक विकर्ण होगा छोटा वाला, ये होगा बड़ा वाला, छोटे वाले को D1 बड़े वाले को D2। ठीक, अब क्षेत्रफल इसका क्या होता है? इसका जो एरिया होता है, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण का आधा, D1 D2/2 इसका एरिया होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 216 है और एक विकर्ण 18 सेमी दिया है। D1 की वैल्यू क्या है? 18 है गुणे D2 डिवाइड बाई
2। तो ये हो जाएगा 2 9 18, 9 से काटो, 9 दूना 18 और 9 चौको 36। ये आ गया D2 की वैल्यू। हमसे पूछता क्या है, समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी। अब आप समझिएगा, एक बड़ा वाला 24 है, छोटा वाला D1 की वैल्यू हमको ऑलरेडी दे रखी है 18। 18 का मतलब ये छोटा वाला 18 है तो ये 9 होगा, ये 9 होगा, और ये 24 है तो ये 12 होगा और ये 12 होगा। ठीक है, यानी कि ये कितना है, ये इतना 12 है और ये इतना 9 है। अब अगर एक भुजा 12 हो, दूसरी भुजा 9 हो, 12 12 में 144, 9 9 81, 44, 144 81 जोड़ेंगे 225 होगा। तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी भाई साहब, ये वाली भुजा आ जाएगी 25 आ जाएगी, ये वाली भुजा आ जाएगी 25 कि 15। क्या भैया 25 नहीं आएगी, 15 आएगी। आप लोग भी कुछ बोला करिए, वैसे आप लोग को बोलने का अधिकार दिया गया नहीं है। लाइव क्लास होगी तो उसमें आपको भी अधिकार मिलेगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, वो भी बहुत जल्द होगा। ठीक है, तो अगर एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है तो चौथी 5 होती है। ट्रिपलेट यही कहता है 3 4 5 को 3 3 से गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 बची 15। अगर एक भुजा 15 है तो हमसे पूछा क्या है, समचतुर्भुज की भुजा ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हमने आपको नहीं बताई हैं, वो ये हैं कि इनके जो भुजाएं होती हैं आपस में जहाँ पे काटती हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, इसीलिए इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात, आपस में भुजाएं एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट देती हैं, समद्विभाजित कर देती हैं। तो 24 थी इसलिए हमने इसको 12 ले लिया, 18 को हमने 9 ले लिया। क्लियर, आपस में एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं इसके विकर्ण, और आज जहाँ विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। इसलिए अगर ये 15 है तो बाकी की भी 15 होंगी। अगर पेरीमीटर पूछे तो 15 चौको 60 कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बोलता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी है, इसका एक विकर्ण 15 है, तो दोनों विकर्णों का अनुपात क्या होगा। आपको पता है एरिया इज इक्वल टू D1 D2 अपॉन 2 होता है। एरिया कितना दिया है, 120 दिया है, तो D1 की वैल्यू क्या है, 15 है, D2 की हमें निकालनी है, डिवाइड बाई 2, 15 8 120, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा D2 की वैल्यू, D2 की वैल्यू हो जाएगी 16। भैया 15 8 120, 8 आएगा और 2 को गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। तो बोलता है दोनों विकर्णों का अनुपात बताना है, तो D1 अपॉन D2 इक्वल टू 15/16 इज द राइट आंसर। 15/16 आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इस तरह से सवाल नंबर 47 खत्म होता है। 48 पे आएंगे। ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक 18 है। एलसीएम ऑफ ए और बी इक्वल टू 18 है। आगे बोलता है सी और डी का एलसीएम 24 है। सी एंड डी एलसीएम कितना है, तो ये है 24। ठीक, अब बोलता है ए बी सी डी का एलसीएम यानी कि चारों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम ऑफ, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट पूछ रहा है एलसीएम ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू क्या। तो इन दोनों का ही लासा हम अगर निकाल लें तो हमारा एलसीएम निकाल आएगा। एलसीएम होता क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी संख्या जिन संख्याओं का पूछ रहा है वो उस संख्याओं से कट जाए, मतलब एक ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, हमें वो ही एलसीएम हो जाएगा। तो 24 18 के पहाड़े में एक साथ क्या आता है, 72 आएगा। 18 चौको 72, 24 तिया 72, 72 से कम कोई संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आए। 36 18 में आएगी, 24 में नहीं आएगी। 48 18 में नहीं आएगी, 24 में आएगी। तो 72 एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इन दोनों के पहाड़े में आ जाएगी। तो यही 72 इनका एलसीएम हो जाएगा, यही 72 इनका एलसीएम हो जाएगा। और जो एकदम बेसिक फंडा है निकालने का वो क्या है भैया, वो भी आप देख लो। 18 24, इसको हम डायरेक्ट 4 से काट रहे हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि 2 से क्यों काट रहे हैं, चलो 2 ही से काट दो भैया। 2 9 18, ये 12 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो बस हो गया। अब इस बार संख्या तरफ से मिल गए, 4 को छोड़ के, तो 4 तिया 12, 36 दूना 72, यहाँ से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, एकदम आपका बेसिक तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। चलिए सवाल नंबर 49 पे आएंगे।
49 बोलता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 10 है, यानी कि HCF आपको दिया है, HCF कितना है 10 है। एक मिनट होल्ड करिएगा। हेलो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हो सकता है। मतलब बोलता है कौन सा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हो सकता है, LCM हो सकता है। तो भैया देखिए, जो अगर आपका HCF 10 है तो LCM कोई एक ऐसी संख्या होगी जो इस 10 से डिविजिबल हो, क्योंकि हमेशा ये होता है कि HCF LCM को डिवाइड कर देता है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मासा है, वो हमेशा लासा को काट देता है। तो 10 से कौन सी संख्या कट रही है, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी। इकलौती 120 है जो 10 के पहाड़े में आएगी और 10 इसको काट देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 50 की ओर आते हैं। बोलता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है, हानि परसेंटेज 30% है, वस्तु का विक्रय मूल्य याद कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे, तो ये वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, CP है 5,000, हानि परसेंटेज 30% है, लॉस कितना हो गया है 30%। 30% 5,000 का निकालिए, 5 ही 1500 का लॉस हो गया है भैया। ठीक है, 1500 का लॉस हो। वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, CP माइनस का लॉस। CP है 5,000 माइनस का 1500, कितना आ जाएगा भैया 3500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। क्लियर, ये तरीका है आपका इसको करने का। या फिर डायरेक्ट आप मारो भाई 5,000 का 30% नुकसान हुआ, 70% बचा, 5,000 का 70%, 5 से 35, 3500। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 51 पे आएंगे। 500 अंडों में से 40% अंडे सड़े हुए हैं, कितने अंडे नहीं सड़े हैं, मतलब कितने अंडे जेन्युइन मतलब अच्छी अवस्था में है वो बताने हैं। तो 40% सड़े हैं, 500 का 60% अच्छे अंडे हैं, 60%, तो 20 गए, 5 का 30, कितना 300 अंडे हमारे शुद्ध अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो भी बच्चे इस वाले PYQ को देख रहे हैं और इसके पहले वाले PYQ उन्होंने देखा है, तो वो अंतर समझ पाएंगे कि 29 तारीख की पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में है कितना बड़ा अंतर है। ये सब सवाल आप मुंजवानी कर सकते हैं। वहाँ के सवाल पता लगा 7-8 सवाल ऐसे थे जो बहुत ही टाइट सवाल थे। 28 तारीख की तीसरी शिफ्ट जाएंगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी टाइट सवाल देखने मिल जाएंगे। अब बोलता है एक विद्यार्थी 100 अंकों वाले 6 विषयों में से कुल 50% अंक प्राप्त करता है। ठीक, मतलब 100 अंक वाले 100 नंबर वाले 6 पेपर हैं, उनमें से 50% अंक प्राप्त करता है। यानी कि 100 नंबर के 6 पेपर हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए भैया, टोटल नंबर हो गए 600। और एक कैंडिडेट इसका कितना 50% अंक प्राप्त करता है। कैंडिडेट पाता है 50% नंबर। 50% का मतलब कितने नंबर पाया भैया, 300 नंबर पाया। कोई बच्चा है जिसने 6 एग्जाम दिए, हर पेपर 100 नंबर का था, टोटल मिला के उसको 50% मिले, तो 600 में से 300 तो पा गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसे प्राप्त कुल अंकों का 30% अंक विषय 1 में मिला। विषय 1 में कितने अंक मिले, तो इस जो टोटल उसको 300 नंबर मिले हैं उसमें से 300 में से कितना 30%, तो 300 का 30%, 300 का 30% कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये सब्जेक्ट 1 में मिले हैं, सब्जेक्ट 1 में मिले हैं, तो बोलता है सब्जेक्ट 1 में कितने अंक मिले हैं, तो 300 का 30% निकाला, 90 हमारा आया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 53 पे हम लोग आएंगे। सवाल नंबर 53 हमसे कहता है एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस 100 रुपये मान लें, तो जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है भैया 20% है। 20% 100 का निकालिएगा कितना आएगा, 100 का 20% होता है 20 रुपये। ठीक है, अब हमसे बोलता है तो क्रय मूल्य पर उसकी हानि कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस पर उसकी हानि कितनी होगी। तो भैया हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालें,
कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस में लॉस कितना हुआ है वो जोड़ दिया जाएगा तो वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट का मतलब ये है कि हमें जितने में बेचा नुकसान हुआ तो नुकसान जुड़ेगा, लाभ हुआ तो लाभ माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। ये हो सकता है या फिर सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट, ये हो सकता है। तो यहाँ पे लॉस वाला केस है इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले पे काम करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। तो भैया CP इक्वल टू SP माना है 100 रुपये, लॉस हुआ है 20 रुपये का, तो CP कितना आ गया, CP आ गया 120 रुपये। अब हमें बोलता है क्रय मूल्य पर उसकी हानि परसेंटेज कितनी होगा, कितना होगा, तो लॉस परसेंटेज ऑन CP इक्वल टू 20 रुपये का लॉस होता है। लॉस कितना है, 20 रुपये का है। CP पे CP कितना है 120, 20 रुपये का लॉस होता है, CP यानी कि 120 पे होता है। परसेंटेज लाना है तो 100 से गुणा करना है, इसको 20 कम 1 20 छक्का 120, तो कुल मिला के 100/6 करेंगे। 100/6 या फिर 1/6 की वैल्यू 16 सही, 6/7, इसको 16 96.666 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुल मिला के इतने परसेंट का हमको लॉस हो रहा है जब हम CP पे कैलकुलेट करते हैं तब। तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सवाल नंबर 54 पे आएंगे। ABC किसी काम को मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं। ABC मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। A और B मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। A और B मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। C अकेले उस काम को 3/8 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भैया देखो, ये हमें दिन मिल गए, अब हमें इनका एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 40 आएगा। तो 8 पंच 40, ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क हमारा कितना है, 40 है। अगर 40 काम को 8 दिनों में करोगे तो पर डे 5 काम कर रहे होगे, और 10 दिनों में करोगे तो पर डे कितना काम कर रहे होगे, 4 काम करोगे। भाई 10 चौको 40 काम हो गए। 8 दिन के हिसाब से डेली 5 काम, 8 पंच 40 काम, ये हो गए। ये आपका क्लियर कट फंडा हो गया। अब हमसे बोलता है C अकेले, यानी कि C की कैपेसिटी निकालनी होगी। अब C की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, A और B मिलके 4 काम करते हैं, A B और C मिलके 5 काम करते हैं। तो अगर A B 4 करेंगे और तीनों 5 करेंगे तो ये C कितना करेगा, 1 काम पर डे करेगा। तो C भाई साहब एक काम जिनकी कैपेसिटी है वो इस काम का कितना, 3/8 भाग, इस काम का 40 का 3/8 निकालेंगे। 8 पंच 40, 5 15, इस 15 काम को कितने दिनों में करेंगे। जो आदमी एक दिन में एक काम करता है वो 15 काम को करने में 15 दिन लेने वाला है भैया, 15 दिन लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। ठीक, सवाल नंबर 55 पे हम लोग आएंगे। सवाल नंबर 55 हमसे कहता है M और R मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। M प्लस R मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। R और P मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। R और P मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। आगे बोलता है P और M मिलकर उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। P और M मिलकर उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अब बोलता है P अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 12 24, इसका लासा कितना हो जाएगा, 48 ले लें। 48 तीनों के पहाड़े में आएगा। तो ये हमारा डेज हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हम कैपेसिटी तीनों की निकालेंगे। तो 16 3 48, M और R मिलके तीन काम पर डे करेंगे। 24 दूना 48 और 12 चौको 48। तो ये हमारी कैपेसिटी आ गई। ठीक, अब हमने देखा कि M और R मिलकर एक दिन में 3 करते हैं, R और P मिलकर 2 करते हैं, P और M मिलकर 4 करते हैं। अगर हम M प्लस R P, हाँ 3 लोग हैं,
MRP, तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 MRP, और इनकी कैपेसिटी क्या बन जाएगी 3 2 5 4 9, यानी कि हम निकालें M प्लस R प्लस P एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 9 का आधा कितना करेंगे 4.5 करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। MRP ये 2 था, मतलब ये 2 दिनों में 9 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4.5 काम कर रहे हैं। अब हमसे पूछता है कि P अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, हमें P की कैपेसिटी चाहिए। तो आप देखिए हमें P की कैपेसिटी चाहिए, तीनों मिलके 4.5 काम कर रहे हैं, M और R मिलके कितना काम कर रहे थे, M और R मिलके 3 काम कर रहे थे। अगर ये 2 लोग 3 काम कर रहे हैं तो ये P वाले भाई साहब 1.5 काम कर रहे होंगे। क्लियर, तभी तो तीनों मिलके 4.5 काम करेंगे ना। तो P की कैपेसिटी हमें निकल आई है 1.5 वर्क पर डे, ठीक, 1.5 काम एक दिन में करता है। अब हमको बताना है P कार्य को कितने दिनों में करेगा, उसी कार्य को, यानी कि P 48 काम को कितने दिन में करेगा। तो P 48 काम को 1.5 के हिसाब से करेगा तो ये हो जाएगा 480 डिवाइड बाई 15, 15 3 45, 15 दूना 30, कितने दिन में कर देगा भैया 32 दिनों में वो उस काम को पूरा कर देगा। आपको लग रहा हो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगा। जब आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक, अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा करके आपको बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक, सवाल नंबर 56 पे आएंगे। एक ट्रेन 75 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, इस ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी। बहुत ही टफ सवाल है। इस सवाल को क्या करना है, 75 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर घंटा में बनाना है, किलोमीटर पर घंटा में बनाना है, तो 18/5 से गुणा कर देना है। कितने से गुणा कर देना है, 18/5 से गुणा कर देना है। अगर कहीं किसी को कन्फ्यूजन हो कि 5/18 से करें 18/5 से करें, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाओ भैया, सीधा सा जो बोलता है वही कर दो। 75 किलोमीटर पर घंटा, सॉरी 75 मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करना है। 75 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में, 75 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में, हमें 1 घंटा बनाना है। 1 सेकंड में कितने का गुणा करें, कितने का गुणा करें भैया, कितने का गुणा करेंगे इसमें, तो आप करेंगे 60 सेकंड का गुणा करेंगे। ठीक, तब 1 मिनट होगा, फिर 60 मिनट का गुणा करेंगे, तब जाके 1 घंटा होगा। और नीचे आप अगर 1000 या फिर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, तो उसका गुणा कर लेंगे, तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इतना बहरहाल ना ही करिए, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस डायरेक्ट सा ये रखिए कि मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर घंटा में जाते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। 18/5 से गुणा करेंगे, 15 × 75, 15 × 18 करेंगे, 18 × 5 90, तो 0, 18 × 18 9 27, 270 किलोमीटर पर आवर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एक थोड़ा सा ट्रिक याद कर सकते हैं कि देखो आप मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो आपको गुणा करना है कितने से, 18/5। 18/5 की वैल्यू क्या है, 3.6 है भाई, 3 × 5 15.3.6, यानी कि आप किसी को 3.5 गुना लगभग का गुणा कर रहे हैं। और वैसे ही आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जा रहे हैं, तो आपको गुणा करना होता है 5/18 से। 5/18 का आप देखेंगे तो 0.18 3 54, 18 दूना 24 और 18 दूना 36 और उसके बाद समथिंग आएगा। यानी कि जब आप छोटे से बड़े में जाएंगे तो इस वैल्यू से गुणा करेंगे, बड़ी वैल्यू से गुणा करेंगे, मतलब 5 नीचे होगा 18 ऊपर होगा, ज़्यादा उसको बड़ा करना है, 3.6 टाइम्स कर रहे हैं उसको। और जब बड़े से छोटा करना है तो मतलब 1 से कम वैल्यू जिसकी होगी, 1 से वैल्यू कम तभी होगी जब 18 नीचे होगा। तो ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद करने कई बार कन्फ्यूजन होता है कि 18/5 से करें 5/18 से करें, तो ये एक बेसिक आइडिया लगा लीजिए कि छोटे से बड़ा जाएंगे तो 5 नीचे होगा, तभी ऊपर 3.6 या कुछ भी आएगा। ठीक है, इतना सा आइडिया रखेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी।
सवाल नंबर 57 पे आएंगे। 500 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन की गति व्यक्ति की गति से 9 गुना है। ट्रेन की गति बतानी है। देखो भैया, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, अगर 9x है तो स्पीड ऑफ मैन कितनी है x, यानी कि आदमी की गति हमने मानी x है, तो ट्रेन की गति क्या हो जाएगी 9x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ट्रेन की गति व्यक्ति की गति से 9 गुना है, ये बोला है, हमने वही लिख दिया है। तो हमें स्पीड अगर निकालें, चूंकि क्या है, एक विपरीत दिशा से बच्चा लड़का इधर आ रहा है, ट्रेन इधर जा रही है, जब भी विपरीत डायरेक्शन में होता है तो स्पीड आपस में जुड़ जाती है। तो स्पीड क्या हो जाएगी 9x प्लस x इक्वल टू 10x हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी 500 मीटर। अब सर आप कहेंगे 500 मीटर तो आपने लिख दिया, लेकिन बच्चे की लेंथ कौन लिखेगा? तो जब भी कोई पोल होता है, कोई आदमी होता है, तो उसकी कोई लंबाई नहीं मानी जाती, उसको जस्ट अ पॉइंट ट्रीट किया जाता है इन सवालों में। ठीक है, तो ये 500 मीटर लंबी ट्रेन है, तो बस वही हो गया। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड टाइम लग रहा है। अब हम देखेंगे ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या है, तो पहले हम मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे, फिर हम किलोमीटर पर घंटा में आ जाएंगे। तो ट्रेन की गति पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 9x आई है, 10x आई है, 10x आई है। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 500 है, और टाइम कितना लग रहा है 5 लग रहा है। तो 0 से 0 कटा, 5 दाम 50, x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया? तो 10 आ गया। हमसे पूछता है ट्रेन की गति, हमें ट्रेन की गति पता है कितनी है 9x है, x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, कितना आएगा 90 आ जाएगा। अब ये 90 क्या आया है मीटर पर सेकेंड आया है। 90 क्या आया है मीटर पर सेकेंड आया है, क्योंकि भैया यहाँ भी आप देखिए 5 सेकेंड है और ये 500 मीटर है, तो ये हमें मीटर पर सेकेंड आया है। अब फिर से वहीं पे आ गए हम कि 90 मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो 18/5 से गुणा करना है। इसको इधर करेंगे 18 5 90 हो जाएगा, तो 18 गुणे 18 करेंगे, कितना हो जाएगा 324 किलोमीटर पर आवर। 324 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी। 18 का स्क्वायर 324 ही होता है भैया, तो 324 ही होता है। चलो सवाल नंबर 58 पे आएंगे। बोलता है कि वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए है, एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 30% की छूट के बाद इसे y रुपए में खरीदा, फिर उसने इसे z रुपए में बेच दिया। यदि z x से 25% अधिक है तो z y से कितने % अधिक या कम है, आपको ये बताना है। तो शुरू के सवाल तो थोड़े आसान थे, लास्ट के 4-5 सवाल इन्होंने थोड़े से टाइट रख दिए हैं। इनको हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इनको कैसे करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए है, हमने माना कि x की वैल्यू कितनी है 100 रुपये है, ये हमारा क्या है MRP है। कोई दिक्कत, हम मान सकते हैं भाई 100 रुपये MRP है। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 30% की छूट के बाद इसे y रुपये में खरीदा। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 30% की छूट के बाद इसे रुपये y में खरीदा। अंकित मूल्य पे 30% ऑफ मिला है, कितना 30% का ऑफ मिला है, यानी कि 30 रुपये का ऑफ मिला है, तो कितना हो गया ये 70 रुपये पे खरीदा है, और यहाँ इसे y रुपये में खरीदा। इस 70 को हमने क्या माना है y, सवाल के हिसाब से y माना है, तो ये इसका क्या हो गया CP हो गया। खरीदने वाले के हिसाब से CP है और दुकानदार के हिसाब से तो सेलिंग प्राइस ही हो गया। y रुपये में खरीदा तो CP हो गया। फिर उसने इसे z रुपये में बेच दिया, फिर इसने क्या किया इसको z रुपये में बेच दिया। यदि z x से 25% अधिक है, z क्या है x मतलब 100 से 25% अधिक है, 100 से 25% होने का एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या है 25 रुपये जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। ये हमारा हो गया SP, यानी कि यही बोला है ना। फिर उसने इसे z रुपये में बेच दिया, z रुपये में बेच दिया। अब z की वैल्यू क्या है x से 25% अधिक है,
x मतलब 100 से 25% यानी कि 125 है, और इसमें हमने भेज दिया मतलब सेलिंग प्राइस लिख दिया। आप चाहो तो MRP CP SP ना भी लिखो, कोई खास मतलब है नहीं उसका, ठीक। अब बोलता है, हटा ही देता हूँ जब मतलब नहीं है ना, कंफ्यूजन बिना मतलब का नहीं रखो आप। अब बोलता है कि Z Y से कितने % अधिक या कम है। Z Y से कितने % अधिक या कम है, तो Z इससे ज़्यादा ही है, कम तो है नहीं। तो जब कम नहीं है तो लेस वाले ऑप्शन खत्म, लेस वाले ऑप्शन खत्म। अब बचे मोर वाले दो ऑप्शन, मोर वाले दो ऑप्शन बचे हैं। तो हम देखेंगे Z Y से कितना ज़्यादा है, तो 125 ज़्यादा है 70 से, कितना 55 ज़्यादा है, 55 ज़्यादा है 70 की कंपेयर में है ये। Z Y से कितना ज़्यादा है, तो 55 ज़्यादा है 70 गुणे 100 परसेंटेज लाना है। तो आप देखेंगे 70 का आधा होता है 35, 35 से ज़्यादा ही है, इट मीन्स ये 50% के अबव होना चाहिए। 50% के बिलो वाला ऑप्शन खत्म, अबव वाला ऑप्शन उठा लेंगे। क्लियर, यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी करके देख लो आप, ये आ जाएगा 550/7, 7/56 नहीं, 7/56 नहीं होगा, 7 7 49, 6 60 हो जाए, 7/56.57, ये आ जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 59 पे आएंगे। सवाल नंबर 59 हमसे कहता है, किसी वस्तु पर क्रमिक रूप से 25% और 20% की छूट दी जाए, कुल छूट कितनी है। 100 रुपये की वस्तु है, पहले दिया है 25% ऑफ, फिर दिया है 20% ऑफ। अब वो वस्तु कितने की हो गई, तो 100 से 100 घटा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 पंचे 20। अब वो वस्तु कितने की हो गई, ओहो ये तो गलत तरीके से कर दिया, इसको ऐसे नहीं करूँ। 100 रुपये की वस्तु थी, 25% का ऑफ दिया है, यानी कि कितना बचा है, 75 बची है। वो 25% का ऑफ दिया है मतलब कितनी बची है, 75 बची है। अब 75 पे भी 20% का ऑफ दे दिया इन्होंने। अब 20% का ऑफ देंगे तो कितनी बचेगी, 80 बचेगी। क्लियर, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 15 पची 75, 15 चौको 60, 15 चौको कितना आ गया भैया, 60। यानी कि जो वस्तु पहले 100 रुपये की थी, अब वो 60 रुपये की बच रही है। 100 से 60 आ गए, यानी कि 40% का टोटल ऑफ मिला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लो। 100 का 25% ऑफ दिया, 75 रुपये की वस्तु हुई, 75 पे 20% का ऑफ देंगे तो 15 रुपये और ऑफ दे देंगे, 60 रुपये की वस्तु हुई। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक। इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे। किसी वस्तु पर क्रमिक रूप से 50% और 30% की छूट दी जाए, कुल छूट कितनी है। 100 रुपये की वस्तु है, 50% ऑफ देंगे तो 50 रुपये माफ़ हो गए, अब वो बची 50 की। अब इस 50 में बोलता है 30% की छूट दी जाए, 30% बराबर 15 रुपये की छूट दी जाएगी, तो ये बचेगी कितनी, 35 की। 100 रुपये की वस्तु 35 की बची है, कितने % की छूट दे दिया, 65% ऑफ दे चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियोज पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करके आप उससे पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम से जुड़ी, मैथ्स से जुड़ी, एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम को अटेंड करें, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, रणनीति कैसे करें, इससे जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।